शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। इन्फो टीवी की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मशहूर तारीख दान कर्नल मार्क विल्किस लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में वालिद हैदर अली से छोटे थे। इनका रंग काला था, आंखें बड़ी बड़ी थीं और आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे और साथ रहने वालों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। इनको बेशतर घोड़े पर सवार देखा जाता था। वो घोड़सवारी को बहुत बड़ा फन मानते थे। इसमें इन्हें महारत भी हासिल थी। इन्हें डोली में सफर करना सख्त नापसंद था। टीपू सुल्तान की शख्सियत की झलक ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी एक किताब एन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में भी मिलती है, जिसकी तफसीलात इनकी मुंशी मोहम्मद कासिम ने इनकी वफात के बाद एक अंग्रेज तारीख दान को दी थी। इससे पहले कि मैं टीपू सुल्तान की तारीख बयान करूं, मेरे चैनल इन्फो विद वसीम को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मुंशी मोहम्मद कासिम की दी हुई तफसीलात के मुताबिक टीपू दरमियाने कद के थे। इनका माथा चौड़ा था और स्लेटी रंग की आंखें थी। ऊंची नाक और पतली कमर के मालिक थे। इनकी मूंछें छोटी थी, दाढ़ी मुकम्मल तौर पर साफ थी। लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में इनकी एक पेंटिंग है जिसमें वो हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं। इसमें एक रूबी और मोतियों की लड़ी पिरोई हुई है। इन्होंने हरे रंग का जामा पहन रखा है जिसमें शेर जैसी धारियों वाला कमरबंद भी है। बाजू में एक बेल्ट में लाल मियान के अंदर एक तलवार लटक रही है। श्रीरंगपट्टनम में 45,000 अंग्रेज फौजियों का हमला। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फौजियों ने वेल्योर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नजदीक 16,000 फौजियों का एक दस्ता इनके साथ आ मिला। इसमें कंवर के करीब जनरल स्टोरेट की कमान में 6,420 फौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था। इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीखदान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 बरस कब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इनके पास जो जमीन बची थी इसे इन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा आमदनी होती थी, जबकि इस वक्त इंडिया में अंग्रेजों को मिलने वाला कुल ज़र मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमले करके इसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बंद किले में महफूज टीपू सुल्तान को कैसे शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान की शिकस्त में उसकी गद्दार फौज का हाथ शामिल था। एक और तारीखदान लशिंगटन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं कि हालांकि सुराख बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपनी फौजियों को इसके जरिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया। असल में इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इनकी फौज भूखी थी। बाद में हैरिस ने कैप्टन मेलकम के सामने खुद कबूल किया कि मेरे खैमने पर तैनात अंग्रेज गार्ड इतना कमजोर हो चुका है कि अगर इसे धक्का दिया जाता तो वो नीचे गिर जाता। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज थे खंदक में छुप गए ताकि टीपू की फौज को इनकी सरगर्मियों का पता न लगे। जैसे ही हमले का वक्त नजदीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाला शख्स मीर सादिक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया। एक और तारीखदान मीर हुसैन अली खान कुरमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विल्किस के हवाले से लिखा है, टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सुराग के पास तैनात फौजी भी इसके पीछे चल दिए। इसी वक्त अंग्रेजों ने पीछे से हमला बोल दिया। इसी दरमियान टीपू के एक बहुत ही वफादार कमांडर सईद गफ्फार अंग्रेजों की तोप के गोले से हलाक हो गए। कुरमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ्फार की मौत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेजों की जानिब सफेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिए। ये पहले से तय था कि जब ऐसा किया जाए तो अंग्रेज फौजी किले पर हमला बोल देंगे। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज फौज ने दरिया के किनारे की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया जो वहाँ से सिर्फ 100 गज के फासले पर था। दरिया भी महज 280 गज चौड़ा था और कहीं टखने तक पानी था तो कहीं कमर तक। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखते हैं, हालांकि अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुई फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था, फिर भी खंदकों से निकलकर अंग्रेज फौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवारों के सुराग से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि टीपू सुल्तान उस जंग में कूद पड़े। सुराग पर कब्जा हासिल करने के बाद बरतानवी फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बाएं जानिब बढ़ने वाली फौज को टीपू सुल्तान की जानिब से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकाबले में इस दस्ते की रहनुमाई करने वाले कर्नल
जनरल डिनलप की कलाई पर तलवार से गहरा जख्म लगा। इसके बाद कालम के दस्ते को आगे बढ़ने से रोकने में टीपू सुल्तान की फौज कामयाब रही। टीपू सुल्तान अपनी फौज की हिम्मत बांधने खुद जंग में शामिल हो चुके थे। डिनलप की जगह लेफ्टिनेंट फारक्यूआयर ने ली, लेकिन वो भी जल्द हलाक हो गए। 4 मई की सुबह टीपू ने अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में दाखिल होने वाले सुराख का मुआयना किया और इसकी मुरम्मत का हुक्म दिया। इसके बाद वो गुस्ल के लिए चले गए। कुरबानी लिखते हैं कि सुबह ही इनकी नजूमी ने आगाह कर दिया था कि वो दिन इनके लिए अच्छा नहीं, इसलिए शाम तक उन्हें अपनी फौज के साथ ही रहना चाहिए। गुस्ल के बाद टीपू ने गरीबों में पैसे बांटे। चीना पटना के एक पुजारी को उन्होंने एक हाथी तिल का एक बोरा 200 रुपए दिए। दीगर बरहमनों को टीपू ने काली बकरियां, काले कपड़े से बनी एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा एक बर्तन भी दिया। इससे कबल उन्होंने लोहे के बर्तन में रखे हुए तेल में अपना साया देखा। इनके नजूमी ने बताया कि ऐसा करने से इन पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। इन्होंने महल में वापस लौटकर रात का खाना खाया। खाना शुरू ही किया था कि इन्हें अपने कमांडर सईद गफार की हलाकत से मुताल्लिक खबर मिली। गफार किले के मगरबी सिरे की हिफाजत के लिए तैनात फौज की क़यादत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर बैटसन अपनी किताब ए व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड कंडक्ट ऑफ द वार विद टीपू सुल्तान में लिखते हैं, टीपू ये खबर सुनते ही खाना छोड़कर उठ गया। उन्होंने हाथ धोए और घोड़े पर सवार होकर इस जगह की जानिब निकल पड़ा जहां दीवार में सुराख हुआ था। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने वहां अपना झंडा लहरा दिया था और किले के दूसरे इलाकों की जानिब बढ़ना शुरू हो चुके थे। बैटसन आगे लिखते हैं, इस जंग में टीपू ने ज्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब इनकी फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर इनकी हिम्मत बांधने की कोशिश करने लगे। मार्क विल्किस लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग सकते थे। इस वक्त किले के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरह कोई ध्यान नहीं दिया। टीपू तब तक जख्मी हो चुके थे। टीपू किले की अंदरूनी गेट की जानिब बढ़े तो इनकी बाएं सीने से एक गोली निकल गई। इनका घोड़ा भी मारा गया। इनके साथियों ने इन्हें डोली पर बिठाकर जंग के मैदान से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे क्योंकि तब तक वहां लाशों का ढेर लग चुका था। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि इस वक्त इनकी बॉडीगार्ड राजा खान ने इन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों को बता दें, लेकिन टीपू को ये नामंजूर था। उन्होंने अंग्रेजों के हाथों कैद किए जाने की बजाय मौत का रास्ता इंतखाब किया। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात के बारे में बिटसन लिखते हैं कि तभी कुछ अंग्रेज फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। इनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से तकरीबन वो बेहोश हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी तलवार से इस फौजी पर हमला किया। फिर उन्होंने इसी तलवार से एक और अंग्रेजी फौजी के सर पर वार किया। इसी दरमियान एक और अंग्रेज फौजी ने टीपू पर हमला कर दिया। वो इनसे जवाहरात जुड़ी तलवार छीनना चाहता था। इस वक्त वो ये नहीं देख सके कि इन पर किसने तलवार चलाई। अंग्रेज नहीं जानते थे कि टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी है। वो इन्हें ढूंढने महल के अंदर गए। पता चला कि टीपू वहाँ नहीं है। टीपू का एक सिपा सलार इन्हें इस मकाम पर ले गया जहाँ टीपू गिरे थे। वहाँ हर तरफ लाशें, जख्मी फौजी पड़े हुए थे। मशाल की रोशनी में टीपू सुल्तान की डोली नजर आई। इसके नीचे टीपू की बॉडीगार्ड राजा खान जख्मी हालत में पड़े थे। इन्होंने इस तरफ इशारा किया जहाँ टीपू गिरे थे। बाद में मेजर एलन ने लिखा, जब टीपू की लाश को हमारे सामने लाया गया तो इनकी आंखें खुली हुई थी। इनका जिस्म इतना गर्म था कि एक लम्हे के लिए मुझे और कर्नल ब्लेजली को ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं, लेकिन जब हमने इनकी नब्ज देखी तो दिल पर हाथ रखा तो हमारा शक दूर हुआ। इनके जिस्म पर 3 और एक जख्म माथे पर था। एक गोली इनके दाहिने कान से दाखिल होकर बाएं गाल में धंस गई थी। इन्होंने बेहतरीन सफेद लीलन का जामा पहन रखा था, जिसके कमर के इर्द गिर्द रेशमी कपड़े के कोट लगी थी। इसके सर पर पगड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंग के दौरान गिर गई हो। एक बाजूबंद के अलावा वो जिस्म पर कोई जेवर नहीं थे। वो बाजूबंद असल में एक चांदी का तावीज था, जिसके अंदर अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। जनरल बियर्ड ने टीपू की लाश को इनकी डोली में रखने का हुक्म दिया। दरबार को पैगाम भेजा कि टीपू सुल्तान अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी लाश पूरी रात इनके दरबार में रखी गई। चले अब आपको ये बताते हैं कि टीपू सुल्तान को कहाँ दफनाया गया। अगले दिन शाम को महल से टीपू सुल्तान
सुल्तान का जनाजा निकला। इनके जनाजे को इनकी जाती मुलाजमीन ने उठाया हुआ था। इनके साथ अंग्रेजों के 4 कंपनियां भी चल रही थी। बरतानिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखे दस्तावेजात के मुताबिक जर्नल ऑफ द वार विद टीपू में लिखा है, इनके जनाजे के पीछे शहजाद अब्दुल खलीक चल रहे थे। इनके पीछे दरबार के अहम एहलकार थे। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा, इनके दोनों तरफ भीड़ थे। लोग जमीन पर लेटकर जनाजे को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। लोग जोर जोर से रो रहे थे। इन्हें लाल बाग में इनके वालिद हैदर अली की कब्र के बगल में दफनाया गया। इसके बाद टीपू सुल्तान के जनाजे में शरीक अफराद को 5000 रुपए बांटे गए। बेटसन ने लिखा कि रात होते होते माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया जब बादलों की गरज के साथ जबरदस्त आंधी चली। इस आंधी में 2 अंग्रेज एहलकार हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ये कैसे हो सकता है कि टीपू सुल्तान का जिक्र हो और इनकी तलवार का जिक्र ना हो। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज फौजियों ने श्रीरंगपट्टनम को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेटें, जवाहरात से जुड़े ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े और जवाहरात से भरे 20 बक्से आम फौजियों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें तारीख, साइंस, हदीस के बारे में अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जबानों में 2000 से ज्यादा किताबें थी। अंग्रेज फौज की जानिब से एक हीरे से बना सितारा और टीपू की तलवार वेलेस्ली को पेश की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखा है कि हैरत ने टीपू की एक और तलवार बेयर्ड को तोहफे में दे दी और सुल्तान के तख्त में जुड़े शेर के सर को विंडसर कासल के खजाने में भेज दिया। टीपू सुल्तान और मुरारी राव की एक एक तलवारें लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यादगार के तौर पर भेज दी गई। तब तक अंग्रेजों का सामना इंडिया में टीपू जैसे बादशाह से नहीं हुआ था। टीपू के बाद अंग्रेजों को जंग में चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज सहाफी पेट अबेयर ने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में लिखा है कि टीपू की शिकस्त के बाद मशरिक की पूरी सल्तनत तुम्हारे कदमों में आ गिरी। नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।